everyone, welcome to my channel Chemistry Bimistry. In this video, I am going to solve physical chemistry questions from part B of CSIR NET December 2019 question paper. So, the first question here is, what will be the half-life period for a given reaction if its rate constant is 0.20 liter per mole per second and its concentration of base as well as concentration of ester is equal to 0.05 moles per liter. ओके यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस गिवन रिएक्शन. ये क्या है, ईस्टर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है. यहाँ पे हमको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है ये रिएक्शन का. हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. तो रेट कांस्टेंट का यूनिट हमको यहाँ पे दिया हुआ है लीटर पर मोल पर सेकेंड. फ्रॉम दिस यूनिट हम लोगों को यूनिट से ही पता चल रहा है कि ऑर्डर क्या है ये रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. क्योंकि अगर हम लोगों को हाफ लाइफ पीरियड निकालना है कोई भी रिएक्शन का, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर हमको पता होनी चाहिए, वेदर इट इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर. ओके तो यहाँ पे के का जो यूनिट है वहां से हमको पता चल रहा है कि ये रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की है. ये द ऑर्डर इज व्हाट 2. So n is equal to what 2. Order is what second order. The reaction is what second order reaction. So for second order reaction, T half is equal to 1 upon A into K. What is A? A is the initial concentration. Okay, 0.05 multiply by K. Rate constant का वैल्यू क्या है 0.20. Okay, इसका यूनिट्स क्या है मोल्स पर लीटर और इसका यूनिट क्या है लीटर पर मोल पर सेकेंड. मोल्स पर लीटर, लीटर लीटर कैंसिल हो गया, सिर्फ सेकेंड बचा. ठीक है, तो वो क्या होगा ऊपर जाएगा और ये क्या होगा 1 अपॉन 0.05 इंटू 0.20 सेकेंड्स. ओके इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हमको क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.001. It is what? It is equal to 1 upon 0.001 second. So it is nearly equal to what? It is what? Equal to what? 100 second. So यहाँ पे half life period क्या आएगा ये reaction का? Half life for this particular reaction will be what? 100 second. अगर हमको यहाँ पे order पता चली, उस order से हम लोग half life period का directly formula use करके और all the values put करके हमको directly answer मिल रहा है. That's why it is very important to remember some formulas in physical chemistry. Then and then only you can easily solve the questions. Here, the next question is, the frequency of OH stretch occurs nearly at 3600. Nearly it occurs at 3600 centimeter inverse. What would be the frequency of OD? What would be the frequency of OD in centimeter inverse? यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी OD के लिए क्या आएगी जब हम लोग OH में से H रिप्लेस करके OD डालेंगे तब. ओके मॉलिक्यूल में OH से H रिप्लेस करके वहां पे अगर D लगाएंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क होगा, क्या डिफरेंस आएगा, वो हमको यहाँ पे देखना है. तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है फॉर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, mu is equal to 1 upon 2 pi under root K by mu. Okay, what is K? It is a force constant and what is mu? It is a reduced mass. तो जब हम लोग OH से OD में चेंज कर रहे हैं तो फोर्स कांस्टेंट चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट इज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन बॉन्ड. ठीक है, तो OH से OD अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा एज कंपेयर टू द डिफरेंस विल ऑकर इन द रिड्यूस्ड मास. रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू OH will be directly inversely related to the under root mu OH and mu OD will be inversely related to under root of mu OD. Okay, so अगर हमको mu OD निकालना है and we know mu OH, then what is the relation of this? We can write here mu OH divided by mu OD. ठीक है, तो म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है
तो रिड्यूस्ड मास हम लोग म्यू OH और म्यू OD का कैलकुलेट कर लेते हैं. M1 and M2 are the masses. This is mass of oxygen and mass of hydrogen. This is mass of oxygen and mass of hydrogen. तो mass of oxygen कितना होता है 16 into mass of hydrogen is 1 divided by 16 plus 1 कितना आ रहा है 16 upon 17. ठीक है. अगर H से रिप्लेस किया हम लोगों ने D तो हमारा म्यू OD कितना आएगा 16 into 2 divided by 16 plus 2. What is 16 into 2? 32 upon 18. ओके, तो ये हो गया. तो हम लोग यहाँ पे ये वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. What are those values? OH is what? 16 upon 17 into ये क्या आ रहा है 32 upon 18. So 32 upon 18. ओके, इसे हम लोग लिख लेंगे. So simplify करो इसको. ओके, what is happening next? 18 upon 17 into 2. ओके, हमको इसका वैल्यू पता है जो हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है और हमको OD का वैल्यू निकालना है. सो ट्रांसफर दिस टू हियर 3600 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 17. सपोज 18 एंड 17 आर वेरी नियर वैल्यूज. ठीक है, 18 एंड 17 आर वेरी नियर वैल्यूज. सो वी कैन से दैट हियर 17 इज इक्वल टू 18. ठीक है, 17 इज इक्वल टू 18. सो क्या हो जाएगा 17 इज हमको नियरेस्ट वैल्यू देखना है इसलिए मैंने क्या किया 17 इज सेम एज दैट ऑफ 18. तो क्या बचा नीचे डिवाइडेड बाय रूट 2. डिवाइडेड बाय रूट 2. व्हाट इज रूट 2? इट इज व्हाट 1.4. सो व्हेन यू सॉल्व दिस you will get a value nearly equal to 2600 सेंटीमीटर इनवर्स. सो हमारा OD स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है यहाँ पे 2600 एंड दैट इज व्हाट आवर ऑप्शन नंबर 2. तो यहाँ पे हमको क्या करना था, हमको कंपेयर करना था OH फ्रीक्वेंसी OD के साथ और हमको वो कैलकुलेट करना था. अगर हमको ये फॉर्मूला पता हो, दिस इज वेरी बेसिक फॉर्मूला, यू शुड रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. अगर हमको ये फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला पता हो, कैसे रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करते हो पता हो, तो ये क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस गिवन क्वेश्चन. Here the next question is this one, in which we have to determine what will be the Miller index for this given figure if it is parallel to C axis. ओके, यहाँ पे क्या दिया है A एक्सिस और B एक्सिस, ये फिगर हम लोगों को दी गई है और हमको ये बताया गया है कि ये जो प्लेन है ये क्या है, इट इज पैरेलल टू C एक्सिस. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मिलर इंडाइसेस निकालने हैं. मिलर इंडाइसेस. ओके, मिलर इंडाइसेस क्या होते हैं, वे इंटरसेप्ट्स जो होते हैं हमारे इंटरसेप्ट्स उसका क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं. तो यहाँ पे हमको इंटरसेप्ट्स देखने हैं A, B और C. ठीक है, ये क्या दिए है हमको A और B डायग्राम दी है, उसमें एक प्लेन डाला है, वो प्लेन क्या है पैरेलल टू C एक्सिस. तो सपोज दिस इज A एक्सिस एंड दिस इज व्हाट B एक्सिस. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 1 2 3 एंड 4. ओके, A का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे, A इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2. ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, B इज इक्वल टू 2 एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू C एक्सिस. मतलब क्या, वो प्लेन कभी भी C एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगा. तो C का वैल्यू क्या आएगा, C विल बी इक्वल टू व्हाट, इंफिनिटी. सो लेट्स पुट दीज वैल्यूज 4 2 एंड इंफिनिटी. ठीक है, हमारा मिलर इंडाइसेस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स फॉर अ गिवन प्लेन. तो ये क्या हो गया, इन सब का हम लोगों ने सिर्फ रेसिप्रोकल ले लिया. यू नो दैट 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट 0. ठीक है, 1 अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट 0. ओके, बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है मिलर इंडाइसेस आर व्हाट ऑलवेज इंटीजर्स, दे आर ऑलवेज अ इंटीजर. सो हमको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को इंटीजर में कन्वर्ट करना है. तो हम लोग इसको इंटीजर में कन्वर्ट किसे कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई किया 4 से तो क्या होगा, 1 into 4 by 4 will be 1, 4 by 2 will be 2 and 0 into anything is what, 0. So what will be the correct answer for this given question,
1 2 0 is the Miller index or Miller indices for this given plane। यहाँ पे हमको C एक्सिस पैरेलल दिया गया था। ये हमको बात बहुत ही जरूरी है, ये हमको पता होनी चाहिए कि पैरेलल टू C एक्सिस मतलब क्या। ठीक है, तो वो जो है, ये जो प्लेन है, ये कभी भी C एक्सिस से इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा और दैट्स व्हाई C वैल्यू विल बी व्हाट, इन्फिनिटी। ठीक है, A का वैल्यू अगर हमको इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते आए तो हम लोग ए का वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। इंटरसेप्ट अगर हम लोगों को फाइंड आउट करते आए तो हम लोग इजीली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आवर करेक्ट आंसर एंड इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व मिलर इंडाइसेस प्रॉब्लम। हमारा अगला सवाल है, क्यूब डज नॉट हैव दिस सिमेट्री एलिमेंट C2 C3 C4 C6 वी हैव टू डिटरमाइन हियर व्हिच सिमेट्री एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन क्यूब। तो मैंने यहाँ पे 3 क्यूब ड्रॉ किए हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि C2 एक्सिस हमारे क्यूब में प्रेजेंट है या नहीं। C2 एक्सिस मतलब क्या, 180 डिग्री एंगल से हम लोग रोटेट करेंगे क्यूब को। तो यहाँ पे हमको देखना है कि C2 C3 C4 एंड C6 इन चारों एक्सिस ऑफ सिमेट्री में से कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यूब दिखाता नहीं। तो सपोज ये हमारा क्यूब है, इसमें से मैंने C2 एक्सिस पास किया है। C2 एक्सिस मतलब क्या, 180 डिग्री से मैं ये क्यूब को रोटेट करूंगी तो मुझे क्या हो रहा है, यही क्यूब मुझे बार बार दिख रहा है। ठीक है, तो C2 एक्सिस में जब इस क्यूब में से पास करूंगी तो वो क्या हो रहा है, वो एप्लीकेबल हो रहा है। सो C2 एक्सिस इज प्रेजेंट इन द गिवन क्यूब। जब मैं C3 एक्सिस पास करूंगी, C3 एक्सिस मतलब क्या, 120 डिग्री, वो कैसे होगा, फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। जब मेरा एक एक्सिस जाएगा और मैंने इसको रोटेट किया, 1 रोटेशन, सेकेंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन करने के बाद ये जो इमेज मुझे दिख रही है, यही दिखेगी, तो मैं बोलूंगी कि ये जो है क्यूब, उसमें क्या प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट किया गया है हमको C4। C4 मतलब क्या, 90 डिग्रीज। सो सेंटर से जब हम लोग एक एक्सिस डालेंगे क्यूब में, ओके, फ्रॉम दिस सेंटर और दिस सेंटर और इन दिस वे, देन हम लोग जब उसको रोटेट करेंगे तो हम वो क्यूब को जब 4 बार रोटेट करेंगे तो हमको ये फेस फिर से दिखेगी। ओके, सो वी कैन से दैट C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज आल्सो प्रेजेंट इन द गिवन क्यूब। तो हमारे क्यूब में C2 भी प्रेजेंट है, C3 भी प्रेजेंट है, C4 भी प्रेजेंट है, बट C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है। जब हम लोग सिमेट्री पढ़ते हैं तो पहला ही टॉपिक है कि क्यूब में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। तो क्यूब में टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं एंड टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज आर 13। टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर व्हाट, 13। तो यहाँ पे C2 प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है, C4 प्रेजेंट है, लेकिन C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यूब में प्रेजेंट नहीं है। और अगर आप लोगों ने ये पढ़ा हो कहीं पे तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। सो दैट्स व्हाई हियर which symmetry element is not present, C6 axis of symmetry is not present here. Here the next question is this one, in which the molar composition of P and Q is in the proportion of 3:1. If the small change in the composition are done, then it results into the change in the chemical potential of P by 10 joule per mole. Then what will be the change in the chemical potential of Q? यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, P का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, 3 है, N of P is what, 3 and N of Q is what, 1. Okay, the chemical potential for P is 10 joule per mole and we have to determine the chemical potential change for Q. So from Gibbs-Duhem equation, what is Gibbs-Duhem equation? We know one formula, dG is equal to N1 d mu1 plus N2 d mu2. Okay, here यहाँ पे हमको बाइनरी सिस्टम दी गई है, P एंड Q के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बाइनरी सिस्टम है, so that's why I'm writing the formula in this way. N1 d mu1 means Np d mu p plus Nq d mu q, यहाँ पे ऐसे दिया है एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, उनका कॉम्पोजिशन, उनकी समेशन क्या होगा, डीजी होगा। डीजी मतलब क्या, गिव्स फ्री एनर्जी।
बट यहाँ पे क्या दिया है, हमको प्रॉब्लम में बोला है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, सो एट इक्विलिब्रियम dg इज इक्वल टू व्हाट 0. ओके, नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू. np क्या है 3 है, d म्यू p क्या है 10 है, nq क्या है 1 है, और यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना था, केमिकल पोटेंशियल ऑफ q. सो क्या होगा यहाँ पे 30 प्लस d म्यू q, यहाँ पे 0, therefore d mu q is equal to, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 minus 30 joule per mole. So this is what the chemical potential change in the q, that is what minus 30 joule per mole. तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम पूछा गया था. यहाँ पे अगर हमको ये इक्वेशन पता हो, गिब्स ड्यूअल इक्वेशन, ओके, और हमको इक्विलिब्रियम में dg का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. The next question is this one, in which the entropy changes occurring in a transformation is as shown in this way and which among the statements is true. यहाँ पे क्या दिया गया है, एक रिएक्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर बढ़ाया 50 डिग्री सेल्सियस किया, एक पाथवे से हो गई, उसका कुछ एंट्रोपी है डेल्टा S1, फिर से 50 to 75 उसका टेम्परेचर बढ़ाया और उसका एंट्रोपी क्या है डेल्टा S2. और अगर डायरेक्टली 25 to 75 अगर ये पाथवे से गए तो उसका एंट्रोपी क्या है डेल्टा S. तो हम लोगों को बताना है कि कौन से इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, वी शुड एटलीस्ट नो व्हाट इज द एंट्रोपी. सो एंट्रोपी इज व्हाट रैंडमनेस, और उसका रिलेशन क्या है डेल्टा S इज इक्वल टू व्हाट Q अपॉन T. एंट्रोपी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो हम लोगों को पता होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है रिलेशन, डेल्टा S entropy is inversely related to the temperature. If temperature increases, entropy decreases, and if entropy increases, temperature decreases. Temperature increases, entropy value will decrease, and if temperature decreases, entropy value will increase. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा S1 from 25 degree Celsius to 50 degree Celsius, temperature is increasing, so that's why delta S क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, सो ये जो डेल्टा S1 है 25 to 50 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 50 to 75 टेम्परेचर इज व्हाट हाई एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा S2 क्या होगा, उसका वैल्यू कम होगा एज कंपेयर टू डेल्टा S1 वैल्यू से. तो हमारा फर्स्ट क्या है, डेल्टा S1 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू डेल्टा S2. ओके, तो ऐसा कौन कौन से ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 में. ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, आइदर 2 और 4. नेक्स्ट क्या है, हम लोगों को अनदर स्टेटमेंट भी देखना है उसमें से. तो डेल्टा S क्या है, वेदर इट विल बी इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 और इट विल नॉट इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2. ये दोनों स्टेटमेंट इनके साथ है. ओके, तो हम लोगों को पता है कि डेल्टा S क्या है, एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है. इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ गिवन सिस्टम. अगर ये रिएक्शन ये स्टेट से गई है, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द फाइनल स्टेट, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द फाइनल स्टेट, देन ओवरऑल डेल्टा S क्या होगा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. ओवरऑल एंट्रोपी क्या होगी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हिच विल बी ट्रू, दिस वन. उनका जो समेशन होगा दैट इज सिमिलर टू द ओवरऑल चेंज इन द गिवन रिएक्शन. ठीक है, तो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, उसमें क्या दिया है, ये जो सम है इट विल बी नॉट इक्वल टू डेल्टा S and this is not true because delta S is what a state function and इन दोनों का सम जो होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का क्या होगा, एंट्रोपी का वैल्यू होगा. सो दैट इज व्हाट आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4. Here the question is, hydrogen atomic orbital is given by this equation which represents which type of orbital. यहाँ पे हमको ये जो इक्वेशन है ये कौन से ऑर्बिटल दिखा रहा है वो हमको ढूंढना है. तो हम लोग कभी भी कौन सी भी ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n. What is n? n can be 1, 2, 3, 4 and what is l? l values are from 0, 1, 2, 3 in that way.
0 means what? S orbital. 1 means what? P orbital. 2 means what? D orbital. 3 means what? F orbital. In that way. ओके तो यहाँ पे हमको n का वैल्यू क्या आएगा वो ढूंढना है और l का वैल्यू क्या है वो ढूंढना है. हमको ये इक्वेशन दिया गया है. ओके तो पहले हम लोग देखते हैं l की वैल्यू क्या होगी. तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट. दिस इज व्हाट angular part of the given equation and this is what a radial part. ओके इसको रेडियल पार्ट बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर पार्ट से हम लोग देखते हैं एल हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है तो जब भी एंगुलर पार्ट में जो cos थीटा दिया है उसकी जो डिग्री होती है उसका cos स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू इज व्हाट एल वैल्यू. सो हियर इन दिस इक्वेशन एंगुलर पार्ट में cos थीटा की पावर क्या है 2. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर एल? एल इज इक्वल टू व्हाट 2 मींस व्हाट it is what d orbital means it is what d orbital. ये one way हो गया इसको फाइंड आउट करने का. अनदर वे इज व्हाट फ्रॉम रेडियल पार्ट. रेडियल पार्ट में r का जो पावर होगा वो क्या होगा, l की वैल्यू होगी. r की पावर यहाँ पे कितनी है? l इज इक्वल टू 2. सो व्हाट विल बी द ऑर्बिटल? d ऑर्बिटल. ओके तो हमको पता चल गया l की वैल्यू क्या है. ओके अब हम लोग देखेंगे n की वैल्यू क्या होगी. So to find out the value of n, there is one equation to find out number of nodes present in the given system. तो n minus l minus 1 is equal to what? 0. तो यहाँ पे हम लोग l की वैल्यू पुट करते हैं 2. तो क्या आ जाएगा? n minus 3 equal to 0. Therefore n is equal to what? 3. तो n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 3 आ रही है. Okay, n की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है. This is the one way with which we can find out n value. Another way is by observing this given equation and from this radial part of e raised to minus r upon 3a0. Okay, यहाँ पे this is similar to e raised to minus zr upon n a0 and this n is what? This n is what? This n. Okay, and what its value? Its value is 3. So here n value is 3 and l value is 2. That's why it is a d orbital. So what is our answer? 3d. So our orbital is what? 3d orbital. Here the question is a liquid of density 1.1 gram per centimeter cube climbs to a height of 5 centimeter when a capillary with an internal radius 0.2 mm is dipped into it. What is the surface tension value of this given liquid closest to in Newton per meter? तो यहाँ पे हमको सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है. हमको क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं पहले. What is given? Density. Rho density is given, that is what? 1.1 gram per centimeter cube. Next value is what? Radius is given, height is given 5 centimeter. Next is radius is given, that is 0.2 mm and we have to calculate the surface tension. Okay, surface tension will be what? और वो हमको न्यूटन पर मीटर में निकालना है तो हम लोगों को इन सबके यूनिट क्या करने पड़ेंगे? एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो कन्वर्ट दिस 1.1 into 10 raised to 3, ये क्या हो जाएगा? kg per meter cube. Next 5 centimeter, 5 into 10 raised to minus 2 meter. Okay, then 0.2 mm, 0.2 into 10 raised to minus 3 meter. Okay, और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है सरफेस टेंशन हमको कैलकुलेट करना है. तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है h r रो g अपॉन 2. ओके तो यहाँ पे हमको g की वैल्यू भी चाहिए. g मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन. सो व्हाट इज हाइट? 5 into 10 raised to minus 2 into rho r is what? 0.2 into 10 raised to minus 3 into rho is what? Density 1.1 into 10 raised to 3 into 9.8 divided by
divided by 2. So minus 3 plus 3 will get cancelled. Okay, then 5 into 10 raised to minus 2, 5 into 2, 5 into 0.2 क्या आएगा, 5 2s are 10, so there will be what 1, and ये क्या हो जाएगा 1 into 1.1 into 9.8 into what 10 raised to minus 2 divided by 2. ओके, इसका इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आंसर आता है 10.1. ओके, और उसको डिवाइड बाय 2, नियरली हमको क्या निकालना है, क्लोजेस्ट वैल्यू निकालना है. ओके, सो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट 10.1 डिवाइडेड बाय 2 into 10 raised to minus 2. So 10 divided by 2 is what 5 into 10 raised to minus 2. So what will be our final answer? 0.05 Newton per meter. Okay, Newton per meter. So this is what our correct answer. यहाँ पे अगर हमको ये फॉर्मूला पता हो सरफेस टेंशन का and we know the conversions, then we can find out this answer very short amount of time. Okay, so in this way you have to solve this given question. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए. अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.